नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिसकी चर्चा इस समय पूरा नेशनल मीडिया कर रहा है। एक ऐसा मर्डर केस जो कि प्यार से और मौत तक के सफ़र को आपके लिए ऐसा क्रिस्टल क्लियर तरीके से झकझोरने वाले तरीके से रखने वाला है, जिसकी वजह से यूथ को अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है। आज इस घटना को जैसे ही नेशनल पत्र मीडिया ने कवर किया, राष्ट्रीय पत्र समाचार पत्रों में ये फ्रंट पेज पर छपा, उसके बाद से घर घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के वृद्धजन हैं या फिर परिवार के अंदर माता पिता जो लोग हैं, वो सहमे हुए हैं। उनके अंदर एक बहका भाव सा पैदा होने लगा है कि आफ्टर ऑल किस तरह से इस समाज के अंदर विश्वास को मजबूत रखा जाए, कैसे बच्चियों को घर से बाहर सुरक्षित भेजा जाए, बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं। जैसा कि यहाँ निकल कर आया है कि लिव इन पार्टनर के साथ बच्ची रह रही थी, उसके 35 टुकड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें, ये लिव इन रिलेशनशिप की क्या रहा है, बहुत सा परिदृश्य, बहुत सी चीज़ें आज के इस सेशन में हमारे सामने खुलकर आने वाली हैं। मैं आपको किस तरह से इस सेशन को लेकर चलने वाला हूं, मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे घटना क्या है, उसके बाद ऐसी ही घटना एक और हुई थी उसके बारे में जिक्र करेंगे, फिर आपके साथ में बताएंगे कि कानूनी प्रावधान क्या है। क्या हमारे देश में लिव इन कानूनी है? क्या हमारे देश का कानून ही ऐसा है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है? यहाँ पर जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो लोग एक दूसरे के साथ डेटिंग ऐप के माध्यम से मिले थे। ये डेटिंग ऐप्स क्या हैं? क्या इंडिया में डेटिंग ऐप्स लीगल हैं? यदि लिव इन में कोई रह रहा है तो उसको केस करने का अधिकार है क्या? ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी, क्योंकि ये बहुत ही झकझोरने वाला विषय है। असल में सामान्यतया हम लोग इस तरह के केसेस को बहुत हद तक अवॉइड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का मूड विचलित हो जाता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि आज मुझे मेरे ऊपर भी मोरल प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप इस सेशन को कवर करिए मेरे परिवारजनों के द्वारा, कि नहीं, बच्चों को एक मैसेज परिवार के तरीके से ही सही जाना चाहिए। हमने कहा चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं और आपके साथ में सिलसिलेवार सारी बातें रखते हैं। आप भी इसे अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबसे साझा करें और हम विषय के ऊपर गंभीरता से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार के लिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं, एक तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया, हमने ये पूरा सेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी की गई सूचना और न्यूज़ पत्रिकाओं में जो खबर छपी है वहाँ से कवर किया है। तो ना तो हमारा कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ना तो हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, तो इसलिए हमारे कहे गए जो शब्द हैं वो केवल पत्रिकाओं से हैं। तो ऐसी स्थिति में हर रेफरेंस को हम लेने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे भी कि हमने कहाँ से कौन सी खबर ली है। Man chops live-in partner in 25 pieces, dumps body part in various location in Delhi. दिल्ली के अंदर 35 टुकड़े करके, यानी एक लड़की जिसके उसके बॉयफ्रेंड ने टुकड़े किए 35 और उन्हें दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर ले जाकर फेंक दिया। अब ये न्यूज़ आपको देखकर ऐसा लगता है कि ठीक है, एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है। पता है इस हीनियस क्राइम से भी बड़ा क्या था? ये घटना 6 महीने पहले हुई थी। यहाँ पर जो ठीक है शब्द है ना, ठीक है, हीनियस क्राइम हुआ है। हमारे देश को ना इस तरह की घटनाएं सुनने की एक आदत सी पड़ गई है अब, चाहे निर्भया गैंग रेप हो या फिर हैदराबाद के अंदर वो जो डॉक्टर थी जिसके साथ में टोल नाके के पास में दुर्घटना हुई थी। हम लोग घटनाएं सुनते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बाद में फिर हम अपनी ज़िंदगी में वापस निकल पड़ते हैं। जैसे कोरोना के साथ हुआ, कोरोना आया, कोरोना ने बहुतों की ज़िंदगी तबाह की, बहुत से लोगों को मारा। आज देखकर ऐसा लगता है कि कौन कोरोना। ये शायद हमारी भूलने की प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हमारे सामने और ज़्यादा विभत्स रूप लेकर सामने आती हैं, है ना। इसलिए जो ठीक है वो वाकई में ठीक है नहीं, इसे सोचते रहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। श्रद्धा मर्डर केस इसका नाम है। जिस लड़के ने मारा उसका नाम आफ्ताब है और उसने बाकायदा गूगल पर बैठकर ये भी सर्च किया कि खून के दाग कैसे मिटाए जाते हैं। घटना और ज़्यादा बुरी हो जाती है। ये दोनों की तस्वीरें हैं, इंस्टाग्राम से उपलब्ध हैं। एक तरफ श्रद्धा है और एक तरफ आफ्ताब है। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि किसी की भी तस्वीरें ना साझा की जाएं, बट इस समय पूरी तरह से मीडिया में ये तस्वीरें चल रही हैं। इंस्टाग्राम इनका हैंडल पूरी तरह से सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ से ये तस्वीरें ली हैं। अब साथियों यहाँ पर घटना को केवल मैं आपके सामने ऐसे ब्रीफ कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार के दिन, आज आप मंगलवार के दिन इस सेशन को सुन रहे हैं,
कल की बात है, दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि 18 मई यानी कि करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। यह पुलिस को 6 महीने बाद आउट करने का मौका मिला। आप सोचिए, 6 महीने बाद पता चलता है तो आपके मन में क्यूरोसिटी क्रिएट होगी, पुलिस को 6 महीने बाद कैसे पता चला। इवन पुलिस का कहना यह है कि शव को काटकर उसने अपने घर में एक फ्रिज में रखा, बड़ी फ्रिज में रखा, और बदबू ना आए इसलिए लगातार अगरबत्ती जलाता रहा। शव को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल हुआ, 35 टुकड़े किए गए। रात को 2 बजे घर से बाहर निकल करके जंगल के विभिन्न कोनों में जाकर के शव के टुकड़ों को फेंक कर आता था। ऐसी बातें निकल कर आई हैं। इतना ही नहीं, यहां पर यह बात भी निकल कर आई है कि इस व्यक्ति ने, यानी कि जो आफताब नाम का व्यक्ति है, इसने शव को काट करके उसको किस प्रकार से मतलब वो किया जाए, शव के टुकड़ों को इधर उधर फेंका जाए, इसके लिए उसने क्राइम मूवी और शोज देखा था जिसका नाम डेक्स्टर है। अगेन एक प्रश्न यहां पर यथार्थ बनता है कि हम आज के जमाने में सोशल मीडिया से ले क्या रहे हैं, हम आज के जमाने में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों से किस प्रकार का लेसन ले रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज के सेशन में इन तमाम चीजों के बारे में जिक्र किया जाएगा। लेकिन ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी दिल्ली के अंदर रेयान इंटरनेशनल स्कूल में, जहां एक 7 साल के बच्चे का कत्ल हुआ था। मैं इस तरह की घटनाएं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हम जब सुनते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं कि हां, हमें ध्यान रखना है, ना हमारे घर की बच्चियां, ना हमारे घर के छोटे बच्चे, सुरक्षित कोई भी नहीं है। यदि आप, मेरे बहुत से साथी मेरे कहने से अभी तक कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन ले चुके होंगे, तो आज मैं फिर आपको इसी घटना से रिलेटेड एक और बुक रिकमेंड कर रहा हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जाइए और 199 रुपीज में, यदि आपने मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाया हुआ है, तो आपको एक ऑडियो बुक यानी कि किताब को सुनने वाला एप्लीकेशन जिसका नाम है कुकू एफएम, वो प्ले स्टोर पर मिलता है, जिसकी वजह से आप साल भर में मात्र 199 रुपए के अंदर 10,000 से अधिक किताबों को सुन सकते हैं। उस किताब में एक किताब मैं आज आपको इसी सेशन के साथ रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है द इनफेमस रेयान इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस। एक ऐसा ही केस दिल्ली के अंदर और हुआ था। आप उस एप्लीकेशन पर जाकर के और भी कई तरह की चीजें सुन सकते हैं, केवल मर्डर केस ही नहीं, मोटिवेशन सुन सकते हैं, हिस्ट्री सुन सकते हैं, वर्ड हिस्ट्री सुन सकते हैं, कोई भी रोमांस की चीज सुन सकते हैं, मोटिवेशन की चीजें सुन सकते हैं। सारी चीजें उपलब्ध है और इस एप्लीकेशन पर आप बाकायदा प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, स्लीप मोड का यूज कर सकते हैं, ड्राइव मोड का यूज कर सकते हैं। आप जाकर के अभी जाइए। वैसे 399 का है ये पूरा कोर्स, यानी कि पूरा सब्सक्रिप्शन जो है, लेकिन यदि आप अंकित 50 यूज करते हैं तो फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को ये 199 रुपीज में बुक उपलब्ध होती है। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब विस्तार से इस घटना के जिक्र करते हैं। आफ्टर ऑल था क्या, यहां पर आपको 3 चीजें दिखाई गई हैं। ये 3 चीजें आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेट कर रही हैं। ये वो लड़की जिसका नाम श्रद्धा है, ये वो लड़का जिसका नाम आफताब है, और ये वो फ्रिज जिसमें इसके 35 टुकड़े रखे हुए थे। यानी कि इस घटना में हत्या की जो बात है उससे ज्यादा जो गंभीरता है वो ये बात है कि इस लड़की को काट करके 6 महीने तक इस फ्रिज में रखा गया था, टुकड़े रखे गए थे, और उसको साइड करने के लिए, यानी कि उन टुकड़ों को इधर उधर बांट के फेंक देने के लिए उसने पूरे 6 महीने का समय लिया। यह घटना बहुत ज्यादा विभत्स है साथियों। इसने, अब मैंने जैसा आपसे कहा कि इसको कैसे ये सोच आई कि ये क्या कर रहा है, इसके लिए इसने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जो 2006 से 13 के बीच में आया था, अमेरिकन क्राइम शो है जिसका नाम है डेक्स्टर। उसने, उसके अंदर एक किरदार था डेक्स्टर मॉर्गन, उसकी कॉपी की, और फॉरेंसिक टेक्नीशियन हुआ करता था डेक्स्टर मॉर्गन, जिसकी कॉपी करके इसने अब मतलब इस सीन के अंदर तो ये है, इस वेब सीरीज के अंदर, कि एक व्यक्ति है जो कि ये देखता है कि पुलिस उनके साथ कुछ नहीं कर पा रही है, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। तो ये व्यक्ति उन हार्डकोर क्रिमिनल्स को, यानी कि समाज के अंदर से कचरा मिटाने के लिए खुद बाहर निकलता है और खुद पुलिस के अंदर काम भी करता रहता है, फॉरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम भी करता रहता है और दुश्मनों का खात्मा भी करता है। लेकिन जिसको जो लेना है, वही वाली बात है ना कि ज्ञान सब जगह बट रहा है, आप उस ज्ञान का क्या उपयोग कर रहे हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार जिस अल्फ्रेड नोबेल की वजह से मिलता है, उसने तो माइंस फोड़ने के लिए डायनामाइट बनाया था, लेकिन आतंकियों ने उसको गोला बारूद में यूज कर लिया। एग्जैक्टली यहां पर दिखा यह रहा था कि एक व्यक्ति समाज में अच्छाई के लिए बुराई को मिटा रहा है, लेकिन जिस मर्डरर ने इसका दिमाग में उपयोग लिया वो इस तरह से ले लिया कि वो कैसे डेड बॉडीज को साइड करता है। ये सूचना बाहर आई, बाहर आने के बाद लोग इसके बारे में जानना शुरू किए कि कौन क्या था। आइए शुरू करते हैं आपको बताना कौन क्या था। असल में यहां पर एक 26 साल की लड़की है जिसका नाम है श्रद्धा। वो मुंबई के मलाड के रहने वाली है और वो एक मल्टीनेशनल
कंपनी के अंदर कॉल सेंटर का काम करती है, यानी कि वो जो कॉल पर जवाब देने के लिए आप फोन जिन्हें मिलाते हैं उस प्रकार से काम करती है। अब ये आफ्ताब कौन है? आफ्ताब अपने बारे में लिखता है कि ये आफ्ताब अमीन है, एक फूड ब्लॉगर है। फूड ब्लॉगर का मतलब जैसे यूट्यूब पर करने वाले लोग यूट्यूबर होते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ लोग यूट्यूब की व्लॉगिंग करते हैं, तो फूड व्लॉगिंग हो गई। कुछ लोग उसका नेट पर अपना डिटेल लिखते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फूड के बारे में वो जानकारी शेयर करता था। उसका पर्सनल अकाउंट था हंगरी छोकरों के नाम से, और अपनी फूड ब्लॉगिंग के लिए ये इंस्टाग्राम पर भी था। हमारी टीम ने उसकी वेबसाइट पर जाकर के उसके बारे में जानकारी भी जुटाई है। उसका पर्सनल व्लॉग पर उसने आखिरी फोटो 3 मार्च 2019 को पोस्ट की है, वहीं से कुछ तस्वीरें हम लोगों ने भी प्राप्त की हैं। ये कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं इस व्यक्ति के बारे में जिसने ये सारी जानकारी, मतलब जो कि इस पूरे केस का मुख्य मतलब आरोपी है, जिसने हत्या की है, उस व्यक्ति के बारे में एक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई। और प्राप्त जानकारियों के अनुसार ये किसी 5 सितारा होटल के अंदर शेफ की ट्रेनिंग ले चुका था। अब आगे की कहानी क्या है? अब यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ा सबक है, मैं यही कहना चाहूँगा मेरे सभी छोटे भाई बहनों से कि इस पूरी स्टोरी के अंदर अपने लिए लेसन्स जरूर सीखिएगा। समटाइम्स कहते हैं कि लोग जो दूध से जले होते हैं वो छाछ को भी फूंक देकर पीते हैं, लेकिन समझदारों के बारे में कहा जाता है कि वो दूध से भी खुद नहीं जलते, वो दूसरे के जलने से ही अनुभव ले लेते हैं कि गर्म दूध जलाता है। यानी समझदारी इसमें है कि आप खुद गलती करके सीखने से बेहतर है लोगों की गलतियों से कुछ लेसन ले लें। आज के ज़माने में जिस प्रकार का माहौल है, जिस तरह की, मैं आपको कल भी एक सेशन किया था जिसमें क्रिप्टो के चलते किस तरह से कंपनी पूरी तरह बर्बाद हुई, आज के सेशन में भी कुछ इसी तरह की एक सोशल डेटिंग साइट है। अब ये डेटिंग की क्या कहानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2019 के अंदर ये दोनों एक दूसरे से बम्बल नाम की एक डेटिंग एप्लीकेशन है। ये डेटिंग एप्लीकेशन अब आप में से कुछ लोग क्यूरोसिटी बस मेरे सेशन के बाद भी शायद सर्च करने जाएंगे कि ये आफ्टर ऑल होता क्या है। जरूर जाइएगा, क्योंकि कई बुद्धिमान ये भी कई बार ज्ञान देते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, तो हम उसकी बुराइयां के बारे में चर्चा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप सर्वज्ञानी फील करने लगते हैं। एनीवे, बम्बल नाम की एक डेटिंग ऐप के माध्यम से ये लोग मिलते हैं। ये डेटिंग ऐप्स के बारे में भी आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश में ये वैलिड है अथवा नहीं है, डेटिंग ऐप्स किस तरह से लोगों को फंसाते हैं। फिलहाल के लिए नाम डेटिंग से सुनते ही ये समझ में आता है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलने के लिए एक एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये मिलते हैं, हालांकि परिवारजन इनके मिलने से खुश नहीं है, परिवार की खुशी को किनारे रखते हुए। तो इसी के ऊपर मैं आज एक सेशन आपके साथ में, इसी सेशन में कुछ बातें साझा करूंगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, आपका रिलेशन वर्सेस आपका घर वालों के साथ व्यवधान, इस पर क्या क्या राय हो सकती हैं, और मैं मेरी राय भी साझा करूंगा। ऐसी स्थिति में घर वालों के विरोध के चलते ये मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली के मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगते हैं। श्रद्धा के पिता, जो कि इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें ही इस बात का सबसे पहले शक हुआ कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। ये दोनों घर से नाराज होकर के दिल्ली निकले थे। श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली के मेहरौली में रह रहे थे। अब पिता से हालांकि बच्ची की बात रेगुलर नहीं हो पाती थी, लेकिन एक सोशल मीडिया की अच्छाई भी है। जिस प्रकार से बुराइयां मैंने काफ़ी सारी गिनानी है, अच्छाइयों में अच्छाई ये है कि इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इंफॉर्मेशन कैसे? आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से जिन लोगों की तस्वीरें देख रहे होते हैं, उन्हें हो सकता है रेगुलर संपर्क में ना रखते हो सकता है उनके साथ आपकी रेगुलर बात ना होती हो, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों से यह आइडिया लगा लेते हैं ठीक है वो जीवन में कुछ कुछ कर रहा है। अचानक किसी व्यक्ति की तस्वीरें आना बंद हो जाएं, लाइव अपडेट्स आने बंद हो जाएं, वो व्यक्ति जो कि हर दिन अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी शेयर करता है वो दिखना बंद हो जाए तो थोड़ा डर बैठने लगता है। श्रद्धा के पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो श्रद्धा का एक कॉमन फ्रेंड, जैसा होता नहीं है लड़के और लड़की के बीच में कॉमन फ्रेंड भी होता है जो दोनों की बातें जानता है और वो घर वालों को पता होता है, उसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण से इनके पिता कांटेक्ट में थे और बच्ची भी यानी श्रद्धा भी कांटेक्ट में थी। पिताजी श्रद्धा के बारे में लक्ष्मण से ही पूछते थे कि हाँ भाई उसका क्या चल रहा है। फोटो अपडेट देख के अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ भाई ठीक है, घर में रह रही है, आराम से साथ रह रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, परिवार में परिवारजनों को भी सीखने वाली चीज़ें आएंगी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं, केवल यूथ ही नहीं पेरेंट्स भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। चर्चा करेंगे, ख्याल लंबी चर्चा जाएगी आज ये। तो फिलहाल के लिए जानकारी ये निकल कर आई कि 8 नवंबर को जब उसके पिता को ये शक हुआ कि यार लगभग 6 महीने से कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है, तो उसके पिता मुंबई से चलकर दिल्ली आते हैं और पुलिस को आकर के शिकायत करते हैं।
कि साहब बात ऐसी है कि ये दो लोग लिव इन में रहते थे। लक्ष्मण के मुताबिक इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये दोनों लोग आपस में झगड़ते रहते थे। ऐसी स्थिति में जब वो दिल्ली आते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं, तो पुलिस ने प्राप्त जानकारी के आधार पर, क्योंकि पुलिस को तो अभी तक ये पता ही नहीं था कौन मरा कौन जिया, ऐसी स्थिति में पुलिस पिता के कहने पर आफताब को पकड़ती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि हाँ भाई बताइए क्या कुछ हुआ, कहाँ है श्रद्धा, कहाँ है। जब इसके बारे में पूछना शुरू किया तो जानकारी पता चली कि उस लड़के ने खुद से यह बात कबूल की और कबूल करके यह कहा कि मैंने ही उसे मारा है। अब जब ये मैंने ही उसे मारा है तो इसके पीछे की वजह क्या थी, यानी कि क्यों मारा, ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है ना। तो इसमें बात निकल कर आती है कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लिव इन रिलेशन में रहने पर उसे लिव इन में रहते हुए शादी करनी थी और मैं शादी के पक्ष में नहीं था। इस वजह से एक दूसरे के ऊपर कलेश बढ़ने लगा, आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगे। लड़की का लड़के के ऊपर आरोप रहा कि तुम और भी लड़कियों को डेटिंग ऐप के माध्यम से डेट कर रहे हो। हालांकि ये शक भी सही निकला, क्योंकि अभी प्राप्त जानकारी जो मीडिया में है वो ये है कि लड़का उस लड़की के मर्डर के बाद भी डेटिंग ऐप से और लड़कियों के संपर्क में आता रहा। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जो चल रही थी, इस वजह से पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो मुख्य वजह थी शादी की जिद करना और एक दूसरे से इस बारे में कलेश होना। इस लड़के ने यानी आफताब ने 18 मई को झगड़े के बाद पुलिस श्रद्धा का गला घोट दिया। गला घोटने पर जब वो मर गई तो उसके 35 टुकड़े कर दिए, आरी ला करके उसके विभिन्न टुकड़े करे और उनको फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वो हर रोज रात 2 बजे बाहर निकलता था, उनमें से कुछ टुकड़े बाहर ले जाकर के दिल्ली के जंगल में इधर उधर कहीं ना कहीं डाल कर आ जाता था। 300 लीटर का फ्रिज केवल उसने इस काम के लिए लिया हुआ था। अगरबत्ती वो घर में केवल इसलिए जला रहा था ताकि पड़ोसियों को मर्डर के बारे में या लाश की बदबू ना आए। इतना ही नहीं, मीडिया जानकारी ये तक निकल कर आ रही है कि यह लड़का उसकी मृत्यु के बाद भी अपने घर में लड़कियों को लेकर आया है। यानी कि एक तरफ फ्रिज में डेड बॉडी है और दूसरी तरफ वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू लड़कियों को अपने घर तक लेकर आया है। ऐसी स्थिति में पुलिस फिलहाल उसके शरीर के विभिन्न टुकड़ों की उसकी निशानदेही पर, यानी आफताब की निशानदेही पर लगातार उसके शव के टुकड़ों को बटोर रही है। हालांकि फॉरेंसिक्स के बाद ही यह कंफर्म होगा कि वो टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। हो सकता है वहां पर किसी और मृत जीव के टुकड़े भी मिले, क्योंकि 6 महीने के अंदर लाश को जंगली जानवर बुरी तरह क्षत विक्षत कर चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है, जो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रहा है, पता नहीं कि इसे कानून का इतना अनभिज्ञता का अंदाजा कैसे था। इसे कानून से डर ही नहीं था, यह ज्यादा अच्छा कहना होगा, क्योंकि अगर इसे कानून का थोड़ा भी डर होता तो शायद वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। ये इतना खुद से कन्विंस्ड था कि मर्डर के बाद भी ये अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल जी रहा था। प्राप्त जानकारियों में तो ये भी पता चलता है कि जब पुलिस ने इसको प्रेशराइज किया तो ये खुद से बोला कि हाँ, आई किल हर, मैंने उसे मार दिया। अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, और बहुत सारे जब प्रश्न खड़े होते हैं तो आपके मन में जो अब तक सवाल क्रिएट हुए वो मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से लेने का प्रयास करूंगा। पहला, कि इसे कितनी सजा हो सकती है। नंबर दूसरा, ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है, क्या यह देश में कानूनी है। तीसरा, ये डेटिंग एप्स क्या है, क्या इन डेटिंग एप्स पर भी कोई कानून कार्य करता है। और अंत में मेरी अपनी ओपिनियन क्या है अपने पूरे परिवारजनों के लिए, वो भी हम आज के सेशन में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लड़की के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि वी डिमांड डेथ पेनल्टी, हम मृत्यु दंड की सजा चाहते हैं। मृत्यु दंड किसके लिए? आफताब के लिए। कानून क्या कहता है? कानून के अंदर धारा, आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 302 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने इरादतन हत्या की है, इरादतन का मतलब जानबूझकर हत्या, हत्या 2 प्रकार से कंसीडर की जाती है लॉ में, एक इरादतन और एक गैर इरादतन। इनकी दोनों की धाराएं अलग हैं। गैर इरादतन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप हो सकता है कि सब्जी काट रहे थे चाकू से, अचानक कोई व्यक्ति लड़ते झगड़ते आया और आपके चाकू पर आकर गिरा और आपके चाकू से उसकी हत्या हो गई, वो मर गया। तो ये हत्या आपने जानबूझकर नहीं की, लेकिन वो आपके ऊपर आकर गिरा, तो वो गैर इरादतन की श्रेणी में आता है। इस केस के अंदर
लॉ जो है वो अपने आप के अंदर वकीलों के माध्यम से यह सुनना चाहता है कि बताइए ये इरादतन था यानी जानबूझकर किया गया था या अनजाने में हुआ था। दोनों के अंदर अलग अलग सजा का प्रावधान भी होता है। एग्जैक्टली जैसे आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे होते हैं कार से और आपकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहां पर भी दो प्रकार के केस बनते हैं कि आपने जानबूझकर किया या अनजाने में कोई सामने आ गया। जानबूझकर किया तो वो हत्या में कंसीडर होता है और आईपीसी की धारा 302 काम करती है, जिसके तहत आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी। और अगर ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में चला जाता है तो यहां पर फांसी की सजा भी डिमांड की जा सकती है। ठीक है, तो ये आफताब जो है अब ये लिव इन रिलेशनशिप में रहता था लड़की के साथ, तो अब बड़ा सवाल दूसरा क्रिएट होता है। कानून हमने सुन लिया, इसके तहत ये उम्मीद की जाती है कि इसे मिनिमम आजीवन कारावास तो मिलेगा ही। एक आजीवन कारावास को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि आजीवन कारावास कितने साल का होता है। तो मैं यहां पर आपको अपडेट कर दूं कि हमारे देश के अंदर आईपीसी के अंदर धारा 55 और 57 में ये बात मेंशन है कि सरकार को सजा कम करने का अधिकार भी दिया गया है। हाल ही में आपने सुना होगा राजीव गांधी साहब के जो हत्यारे थे उनको रिहा कर दिया गया है। हालांकि हत्यारों को रिहा करना ये अपने आप में फिर से सवाल है कि क्या 302 डाइल्यूट हो गई थी। तो राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो सजा को कम कर सकते हैं, आजीवन कारावास को कम करके रिहा कर सकते हैं। ये सरकारों के पास अधिकार है। ठीक है, फिलहाल के लिए कभी इस पर और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी पार्ट 2 पर आते हैं। जो आपके मन में सवाल अटक गए उनके ऊपर एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सवाल अटका कि आफताब आलम नाम का जो यह व्यक्ति है ये लिव इन पार्टनर था जिसने कि उस लड़की को, श्रद्धा को, टुकड़ों में काटा था। ये लिव इन क्या है? लिव इन क्या है? अगर आप बॉलीवुड से अनअवेयर हैं तो शायद आपको लिव इन ना पता हो, क्योंकि आजकल हमारी इस बॉलीवुड ने ही समाज को बहुत सारी चीजें सोचने के लिए विवश किया है। ये जो तस्वीरें मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें उन फिल्मों की हैं जिनमें नायक और नायिका लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं इन फिल्मों का नाम नहीं दूंगा क्योंकि आप जाकर के फिर से नाम से इन फिल्मों को तलाशने लगेंगे। फिलहाल के लिए बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में ऐसी बनी हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट कर रही हैं। अब ये होता क्या है? क्या इसके अंदर महिला और पुरुष को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं? क्या शादी का विकल्प बन चुका है लिव इन रिलेशन? ये मैं आपको बताता हूं। सामान्यतया हमारे देश में जब भी कहीं शादी होती है तो उसके लिए कुछ मैरिज एक्ट वैलिड होते हैं। जैसे आज मैंने शादी की तो शादी के अंदर शादी का एक सर्टिफिकेट बनता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग मैरिज एक्ट होते हैं या फिर कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट होते हैं। अब अगर हमने मैरिज एक्ट को प्रावधान में नहीं रखा, मुझे यह लगता है कि कानूनी रूप से एक दूसरे को, अच्छा इसमें प्यार करने वाले एक दूसरे को क्या समझाते हैं कि एक कागज का टुकड़ा क्या ये बता सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हैं? वी आर सोलमेट्स। और सोलमेट्स को क्या ये कागज के टुकड़े डिक्लेयर करेंगे कि हम शादीशुदा हैं? हाँ साहब, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए भी आपने कागज लिए हैं। तो क्या हम शादीशुदा जिंदगी को प्रॉपर्टी माने? ये बहुत एंडलेस डिबेट का चीज है, क्योंकि प्यार करने वालों से शायद ही कोई बहस कर पाए। लेकिन परंपरा अगर किसी देश की या समाज का हिस्सा है तो उन परंपराओं में शादी को कानूनी दर्जा दिया जाना भी अब शामिल हो चुका है। परिवार के सदस्य मिलकर के आपकी शादी कराते हैं। शादी में दो प्रकार फिलहाल चुने जा रहे हैं। एक वो जब युवक और युवती अपनी पसंद के लोगों से शादी करते हैं, और एक वो जिसमें समाज के खिलाफ जाकर के पसंद के युवक युवती से शादी करते हैं, और दूसरा वो जिसमें समाज की सहमति से शादी की जाती है। इन दोनों के बारे में भी मैं अंत में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए लिव इन के बारे में कानूनी प्रावधान क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लिव इन क्या है? तो लिव इन का अर्थ है बिना शादी के लड़का और लड़की का एक साथ रहना। क्या यह कानूनी रूप से सही है? तो देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिससे इस चीज को वैलिडेशन मिला कि लिव इन भी ठीक ही है। कैसे? मैं आपको एक केस दिखाता हूं। यह केस है जून 14, 2022 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चाइल्ड बॉर्न इन लिव इन रिलेशनशिप हैज राइट टू पैटर्नल प्रॉपर्टी। यानी यदि कोई बच्चा पैदा होता है लिव इन रिलेशनशिप से, यानी कि हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लड़का लड़की एक दूसरे से शादी नहीं किए लेकिन बच्चा कर लिए, अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को पिता की संपत्ति, पति और पत्नी नहीं थे लेकिन पिता और माता होंगे, और ऐसी स्थिति में वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसे पिता की संपत्ति में पैटर्नल संपत्ति का हक प्राप्त होता है।
यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हाल ही में जून 14, 2022 का आया हुआ। इस वर्डिक्ट के मायने निकालते हैं, है ना, व्हाट इट मींस। मायना नंबर 1, यानी सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस बात को वैलिडेट कर रहा है कि लोग लिव इन में रह सकते हैं। नंबर 2, लिव इन में रह सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। भाई ठीक है, बच्चे हो रहे हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई ये एलिगेशन लगाता है कि किसी का रेप हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रही है कि नहीं, इस तरह की बात है ही नहीं। क्योंकि मायने तो यही निकलता है ना, आप और हम जैसे लोग पढ़ करके क्या मायने निकालेंगे। तीसरा मायना भी निकालने वाले लोग ये निकालते हैं कि साहब अगर यही सब कुछ है तो फिर बचा क्या। बचा क्या, अब मैं वो बता देता हूं। इसमें जो लड़की है, जो लिव इन के अंदर जो महिला पार्टनर है, उसे चूंकि पति नहीं है तो पति के पास, मतलब चूंकि पत्नी नहीं बनी है वो, तो उसको पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लिव इन का एक तरीके से जाना जाए तो सबसे बेनिफिट वाला पार्ट अगर रिलेशन में निकल कर आया तो वो ये है कि लड़की को पति की संपत्ति में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पति है ही नहीं। यानी ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही सेपरेट हो जाएंगे जैसे दो दोस्त जब तक मन में साथ था साथ रहे, दोस्ती खत्म, लड़के लड़की एक दूसरे से अलग, यानी एक दूसरे के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आई। हां, अगर संतान हो गई तो फिर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो आपको इस बारे में यह चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं, देश के अंदर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की श्रेणी में भी यह कानून, ये दोनों जोड़े आते हैं। अर्थात यदि कोई महिला यह शिकायत करती है कि उसके लिव इन पार्टनर के साथ उसके साथ कोई शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ है या मानसिक दुर्व्यवहार हुआ है, हिंसा हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो खुल करके कोर्ट में शिकायत कर सकती है, पुलिस के पास शिकायत कर सकती है। यानी अगेन ये कानून लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट कर रहा है। तो जो बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं, उन सबसे गुजारिश है अगर आप इसके खिलाफ हैं तो कृपया करके कोर्ट में जाकर के इस बारे पर विचार करें, लोगों का कैरेक्टर एनालिसिस ना करें। क्योंकि संभव है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे का एनालिसिस इस आधार पर कर रहे हैं कि साहब ये तो लिव इन में रहते हैं, तो ये कानूनी रूप से गलत है या सही है। हमारी कोर्ट, हमारे कानून इस बारे में चुप बैठे हुए हैं। बच्चों के अधिकार के बारे में मैंने पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया। और सुन लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के बच्चे को एक शादीशुदा दंपत्ति के बच्चे के जितने ही अधिकार मिलते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भारतीय न्यायपालिका बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। अभी तक कोर्ट के अंदर उत्तराधिकार को लेकर के कई मामले लंबित भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां पर भरण पोषण का अधिकार भी मिलता है। आगे बढ़े साहब। अब यहां पर दूसरा विषय था, पहला विषय था क्योंकि इसमें न्यूज में आ रहा है बार बार लिव इन रिलेशनशिप, तो लोगों में क्यूरियोसिटी है लिव इन क्या है, तो मैंने लिव इन बता दिया, बिना किसी कानूनी बाध्यता, बिना शादी संबंध के लोगों का एक साथ रहना। अब दूसरा सवाल जो यहां पर चल रहा है, जो बहुत सारे लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बना है कि ये डेटिंग ऐप क्या है। अब मैं डेटिंग ऐप बता देता हूं। आप और हम एक दूसरे के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे मैं आप लोगों को साथ जुड़ा हुआ हूं अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी मैं कोई आपको अपडेट दूंगा आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया। यह भी एक कनेक्ट करने का तरीका है सोशल मीडिया पर। ठीक है, हम लेकिन एक दूसरे से पर्सनली कनेक्टेड कैसे नहीं है, वन टू वन संवाद ऐसे नहीं कर पा रहे कि आप मुझे अपनी बात बता पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रहा हूं, यानी थोड़ा सा लूप के माध्यम से हम एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हैं। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐप भी ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस आ गए, आप जैसे देखते ही हैं, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टा देख लीजिए, आप व्यक्ति को डायरेक्ट मैसेज कर पाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मैसेजिंग ऐप जब फेसबुक जैसी कोई चीज है ही, तो फिर डेटिंग ऐप्स के इतने सारे नाम कैसे आ गए? टिंडर आ गया, ऑक्यूपाइड आ गया, हैपन आ गया, बम्बल आ गया, ये कैसे आ गए? इसके पीछे की कहानी क्या है? जब आप फेसबुक पर जाते हैं, जैसे आप किसी टीचर के साथ भी फेसबुक पर कनेक्ट रहते हैं, आप मेरे साथ भी फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टा पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन आप किसी डेटिंग ऐप पर मेरे साथ कनेक्ट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है ऑलरेडी कि ये डेटिंग है। डेटिंग का मतलब यहां पर आप बातें ही प्यार की करने आए हैं, यहां पर आप एक दूसरे के साथ में बातचीत ही एक पर्पस के साथ आए हैं कि यहां पर आपको एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, प्यार मोहब्बत का इजहार करना है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आएंगे तो वो बाद में एक दूसरे से मिलजुल भी सकते हैं। ये यहां पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है डेटिंग ऐप का। इसका मतलब इंटेंशन के साथ बने हुए हैं। जैसे आप और हम रेलवे की साइट पर तभी जाएंगे ना जब टिकट कराना होगा।
फेसबुक की तरह थोड़ी कि चला थोड़ा सा रेलवे की साइट पर घुमाएंगे। ऐसे ही डेटिंग ऐप पर आप तभी जाओगे जब आपको डेट्स करनी होंगी, यानी कि किसी के साथ मिलने जुलने का काम करना होगा। एग्जैक्टली इसी कंडीशन में देश के अंदर डेटिंग ऐप्स को लेकर के क्या चल रहा है कारनामा, मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, देश के अंदर देश की कुल आबादी जो है ना, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत इस समय डेटिंग ऐप्स पर है। लगभग 3% देश की आबादी, आज हम 140 करोड़ हैं। आप 140 करोड़ के हिसाब से सोचकर देखें तो हम लगभग बड़ी मात्रा के अंदर, आप नंबर खुद ही निकाल लीजिएगा, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर हम लोग इस समय एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। और तो और ये डेटिंग ऐप खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि जो लोग पहले डेटिंग ऐप की बुराई किया करते थे, अभी जो नए कस्टमर जुड़ रहे हैं उनमें से 44% लोग वो हैं जो कि पहले कभी बुराई किया करते थे। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर बुराई करना तो चलिए कोई बात नहीं, किसी ने किसी अन्य नाम से, अनजान नाम से एंट्री मार ली अपने आप को जांचने के लिए कि देखें कोई हमें भी पसंद करता है कि नहीं। लेकिन जनाब, क्या हमारे देश में कोई कानून है इनको रेगुलेट करने वाला? कानून जिस तरह से वर्तमान में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीजों को करने के लिए है, वही कानून इन पर भी लागू है। यानी हमारे देश के अंदर जो आईटी रूल्स है ना, वो डेटिंग एप्स को भी कवर करते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट को भी कवर करते हैं, तो ई कॉमर्स साइट को भी वो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ धोखा हो गया तो आप सरकार के पास चले जाएंगे, क्योंकि सरकार आपको विश्वास की गारंटी नहीं दे रही है। आपने देखा सर मैं तो लड़का समझ के बात कर रहा था, वो तो लड़की निकल आई, मैं लड़की समझ के बात कर रहा था, वो तो लड़का निकल आई। इन चीजों को सरकार नहीं सुन रही है। सरकार केवल ये सुन रही है कि आपको कोई स्पैम तो नहीं कर रहा है, आपको कोई इरिटेट तो नहीं कर रहा है, हैरेस तो नहीं कर रहा है। नेगेटिव सेंस में सरकार आपकी मदद कर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये न्यू आईटी एक्ट की बात भी समझ में आ गई हो। तीसरी चीज यहां पर निकल करके आती है कि सर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर आपकी अपनी राय क्या है, क्योंकि आपने बड़े लेटर्स में यहां डाला है बिग लेसन फॉर यूथ टू लर्न। तो चलिए थोड़ी सी अब मैं अपनी सलाह भी इसके अंदर ऐड कर देता हूं। सामान्यतया यहां पर आप काफी समझदार हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी सलाह ऐड करने से बचते हैं। सामान्यतया मैं ऐसे संवाद नहीं करता, लेकिन मैं अपनी क्लास के अंदर बहुत सी बार आपसे यह कहता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो मेरी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला केस यहां पर आपसे पूछा गया, मैरिज के बारे में आपकी राय क्या है। साथियों, मैरिज दोनों प्रकार की अच्छी हैं, लव मैरिज भी अच्छी है, अरेंज मैरिज भी अच्छी है। केवल और केवल इसमें फर्क इतना है कि यदि आप जिसे चाहते हैं उस चाहने वाले व्यक्ति को यदि आपके परिवारजन भी पसंद करते हैं तो ये एक सामाजिक सौहार्द का भाव बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में जब परिवारजन आपस में मिलकर आपका विवाह कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि इन केस आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ, क्योंकि स्वाभाविक है आप भी सामने वाले की कुछ अच्छाइयों से प्रेरित होकर के ही विवाह किए होंगे या करने वाले होंगे, ऐसी स्थिति में प्रयास करें कि आप अपने परिवारजनों को समझाइश के साथ उस रिलेशन पर आगे ले जाएं। ऐसी बहुत से विवाह समाज में इन दिनों संपन्न हो रहे हैं जिसमें परिवारजन कन्विंस होते हैं बच्चों की पसंद से, या तो आप इतने मैच्योर हो कि आप अपनी बात को समझा पाएं, ये बात स्वतः ही आपके पक्ष में निकल के आने लगी। मेरी राय है, मैं कोई मतलब आइडियलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हूं। आप मुझे अपनी राय से जज भी कर सकते हैं कि ये आदमी कितना संकीर्ण विचारधारा का है। संभव है कि आप में से कुछ लोग ये कहें सर उनका क्या करें जिनके परिवार वाले मानते ही नहीं हैं, तो मेरी राय में उनके लिए इनकार है। मैं ऐसे लोगों को विनम्र निवेदन ये करता हूं कि सामान्यतया जब आप घर परिवार के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, प्यार के लिए फिल्मों में ये चीजें देख करके अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता के जीवन में, जब मैं खुद 10 साल की शादीशुदा जिंदगी जी चुका हूं, परिवारजन मेरे माता पिता काफी लंबी जिंदगी जी चुके हैं, मैंने ये पाया है कि समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है हस्बैंड वाइफ को एक साथ बाकी की जिंदगी में साथ रखने का। क्योंकि फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, वो वहीं तक दिखाया जाता है, कहां तक कि आपने प्यार किया और शादी कर ली, इसी को हैप्पी एंडिंग बोला जाता है। असल में ये हैप्पी एंडिंग है ही नहीं भाई। यहां से तो अभी शुरुआत होती है जिंदगी की। आपने केवल एक पड़ाव पार किया है, पड़ाव भी ऐसा कि आपका केवल फॉर्म जो है ना वो केवल सेलेक्ट हुआ है, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, केवल शादी को। लेकिन फिल्मों में इतना ज्यादा फैसिनेट करके दिखाया जाता है कि माता पिता विरोधी थे, लड़के लड़की मिल गए, शादी हो गई, दे आर हैप्पीली लिविंग। अरे नहीं भाई, शादी के बाद शुरू होती है असली मुसीबत। तो मुसीबत से मतलब यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिनको आप केवल फिल्मों में, जिनको आप देखकर खुश होते थे सोशल मीडिया पर, अब आप उनके साथ रियल में रह रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि यार इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको पसंद क्या है, इसको नापसंद क्या है।
उसके बाद में जब आपके बीच में, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, दो बुद्धिजीवी लोग जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मतभेद होंगे, और जब मतभेद होंगे तो आपको बड़ों की जरूरत पड़ती है जो आपको जाकर कन्विंस करें, समझाएं, काउंसलिंग दें। अब हम लोग अपनी आजादी के लिए बड़ों को इग्नोर करने के नाम पर लव मैरिज कर लेते हैं। ये आपकी सुविधा हो सकती है, लेकिन अनुभव बताते हैं, मेरे जैसे लोगों के अनुभव, हो सकता है मेरे अनुभव छोटे हों क्योंकि मैं कुएं का मेंढक हूं, मैंने छोटा सा शहर देखा है, थोड़ी सी दुनिया देखी है, इस वजह से मेरे अपने अनुभव ये कहते हैं कि विवाह, अगर आप प्रेम विवाह भी कर रहे हैं तो कृपया करके अपने परिवारजनों को उसकी राय में शामिल कर लें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भाषण इस पर नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ कि सर पेरेंट्स जो जिनके बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, जिनको आप कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, प्यार के नाम पर क्या हम अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ दें कि जाओ बेटे आराम से जो तुम जिसको पसंद करते हो उसके साथ रहना शुरू कर दो? होता है ना कई बार आजकल के कुछ पेरेंट्स अपने आप को इतना व्यस्त पाते हैं कि सुबह से लेकर इवनिंग नाइट तक उनके पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि बच्चा इस समय मोबाइल पर देख क्या रहा है, दोस्तों से बातें क्या कर रहा है, टीचर्स के साथ क्या उसका संवाद चल रहा है, उसकी कॉपी किताब में क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चे से डिस्कशन मतलब मेरे टाइम का नाश होना। साथियों, आपको मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं ऐसा मानता हूं। मेरी व्यस्तताएं आपको समझ में भी आती होंगी क्योंकि मैं कई चीज़ों में इन्वॉल्व हूं, आप नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिएगा। फिर भी मुझे मेरे बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता रहता है। मतलब मुझे आज उसके स्कूल जाने से पहले ये पता था कि इसका चेहरा उतरा हुआ है। उस आधार पर मैंने उसको आज स्कूल जाने से रोका, मेरी बच्ची को, कि बेटा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप घर रुकिए। ये पेरेंट्स का नोटिस करना जो है ना, इसे अवॉइड मत करिए अपने आप को मॉडर्न बनाने के चलते। जब आप बचपन में अपने बच्चों को अवॉइड करने लगते हैं, आप अपने आप की आज़ादी चाहते हैं, आप बच्चों को आज़ाद कर देते हैं। जो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमने बच्चों को आज़ाद कर दिया, असल में वो कई मायने में अपने आप की आज़ादी पसंद कर रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे आएं और आकर के उनसे सवाल जवाब करें, उनसे पूछे कि पापा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतना लेट क्यों हो गए, स्मोक क्यों कर रहे हो, ड्रिंक क्यों कर रहे हो, दोस्तों के साथ गाली दे के बात क्यों कर रहे हो। बच्चे आपसे सवाल जवाब ना करें तो आप उनको कहते हैं कि ना बेटा जियो, आप अपनी जिंदगी जियो, हमने तो आपको फ्री छोड़ दिया। कहते हैं बच्चा जब तक 12th स्टैंडर्ड तक है आप उसके साथ रहिए। तरीके आपके हो सकते हैं, आप उसे मित्र बनाकर साथ रखते हैं, आप उसके साथ में कैसे रहते हैं, आपको उसके हर सुख दुख का पता होना चाहिए, क्योंकि टीन एज में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तब बच्चा आपके साथ इतना मित्रवत व्यवहार में हो कि आप उसे अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकें। अच्छे बुरे का ज्ञान देने का अर्थ यह है कि उसके बॉडी में हो रहे परिवर्तन जो हार्मोनल हैं, जब वो एक अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता है अथवा सेम सेक्स की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन वो आपसे अपनी बातें साझा कर सके, ये आपका व्यवहार उसके साथ हो। खुलेपन का अर्थ यह कतई नहीं होता कि आप उनसे कुछ ना पूछें, आप उनसे कुछ भी चर्चा ना करें। खुलेपन का अर्थ यह होता है कि वो आपसे किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए फ्री फील करें। उन्हें कभी भी आपसे यह भय ना लगे कि मैंने यदि यह कह दिया तो ये तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। नहीं, आप डांटेंगे। बच्चों को पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने मुझे डांटा तो डांटने का अर्थ यह है कि वो मुझे फिर समझाएंगे भी। इनकी डांट कड़वी जरूर है, लेकिन इसके बाद ये मुझे सलाह भी देंगे, मुझे अच्छा विकल्प भी प्रस्तुत करेंगे। जो ये आज के जमाने में हम सुनते हैं ना कि एक बच्चा, मतलब एक बेटा या बेटी जो भी साथ रह रहे थे, वो साहब इस तरह के हो गए, है ना। अभी जैसे कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये तो पेरेंट्स ही खराब थे जिन्होंने बच्ची को लिव इन में जाने दिया। नहीं साहब, हो सकता है कि पेरेंट्स बच्चों से कन्विंस रहे होते। अगर कन्विंस रहे होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। पेरेंट्स लड़के के भी और पेरेंट्स लड़की के भी, आप एक दूसरे के साथ कन्विंस हैं, आप एक दूसरे के साथ सहमत हैं, तो निश्चित ही आप आगे का रास्ता भी निकाल लेंगे। आप चूंकि एक ऐसा काम कर रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से समाज में चोरी जैसा है मेरी नज़र में, तो आपके रिपरकर्शंस जो हैं उनके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती जितनी आपको है, यानी कि परिवारजनों को है। ये मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ। तीसरा सवाल था सर, इन डेटिंग ऐप्स के बारे में आपकी क्या राय है। मैं अंत में अपनी राय इसलिए रख रहा हूं, मैं सामान्यतया नहीं रखता, बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय मैं नहीं रखता, मैं सामान्यतः आपको न्यूज़ साझा करता हूं, पर चूंकि आपके साथ कुछ परिवार जैसा व्यवहार है तो आपके साथ ये सब बातें साझा करने का मन कर गया। तीसरा पॉइंट, सर डेटिंग ऐप्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा जनाब कि आपको लगता है
कि आप में काबिलियत है, आपको किसी लड़की को पसंद करना है, आपको किसी लड़के को पसंद करना है, आपको लगता है कि आपकी ज़रूरतें हैं इस तरह की करने की, तो आप अपनी इमेज इतनी हिडन में क्यों लेकर चल रहे हैं? आप काबिल बन जाइए। समाज में एक सत्यता है और वो ये है, अगर आप काबिल हैं तो सहर्ष लोग आपसे मित्रता करने आगे आते हैं, फिर चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। और अगर आप पहचान छुपा करके, नाम अपना शाहरुख खान रख करके, नाम अपना रणबीर कपूर रख करके आप सोचते हैं कि आपके अंदर किरदार भी वैसा ही आ जाएगा, तो जनाब ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और अपने आप को जो लोग धोखे में रखते हैं वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। दुनिया को धोखे में रखना एक अलग पार्ट है, कुछ लोग खुद भी धोखे में जीने लगते हैं। तो इन डेटिंग ऐप्स वगैरह का जो आप यूज़ करके अपने जीवन को खामखा गर्दिश में धकेल रहे हैं, इनसे बचें। फिलहाल के लिए कुल जमा बात यह है, परिवार के साथ साथ आस के पड़ोस के जितने भी लोग हैं, आप अगर समाज में हैं, आप सोच कर देखिए दुर्भाग्य कितना है। महरौली के जिस फ्लैट में ये घटना हुई, उस घटना में पड़ोसियों के ऊपर भी एक मोरल एब्लिगेशन आना चाहिए। 6 महीने से उनके घर के बगल में एक लाश सड़ रही है। एक घर से एक व्यक्ति रात 2 बजे निकल करके रोज लाश के टुकड़े डालने बाहर जाता है। साथियों, वास्तविकता में ये जो वर्तमान समय में बड़ी सिटियों के अंदर कल्चर आ गया है ना, मेट्रोपॉलिटन, जिसको अपने आप को कहकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, सच्चाई ये है कि इन बड़े शहरों में भीड़ के बीच में भी व्यक्ति अकेला है। भीड़ के बीच में व्यक्ति अकेला है का तात्पर्य है कि भीड़ बढ़ी जा रही है, लेकिन किसी को किसी से यह मतलब ही नहीं है कि तुम मर्डरर हो, तुम जेब छीना हो। सामाजिक वैल्यू खत्म हो गई है। ये बढ़ते शहरीकरण से या जनसंख्या वृद्धि से जो मूल्यों का ह्रास हुआ है, इस पर चिंतन करने की परम आवश्यकता है। एक गांव के अंदर, एक छोटे कस्बे के अंदर, एक छोटे शहर के अंदर यह संभव ही नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें और आप किसी असमय पर निकलें, यानी कि जो समय रेगुलर नहीं है आप उस समय निकल रहे हैं और आपके पड़ोसी आपको टोक कर ना पूछ ले कि आप कहां जा रहे हैं, या फिर अगले दिन वो आपसे उठकर ना पूछ ले कि आप कहां जा रहे हैं। ये जो सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, फिलहाल के लिए आपके साथ इतना ही था साझा करने का। अगर आपको हमारे विचार पसंद हों तो वीडियो को लाइक करें, साथियों से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन है। बढ़ते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि बहुत सारी बुक्स आपके लिए उपलब्ध हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज़ करके, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाएं और आपके लिए जो रेहान इंटरनेशनल स्कूल में एक मर्डर केस हुआ था, वो मर्डर हिस्ट्री भी आपके लिए यहाँ पर पड़ी हुई है। मात्र 199 रुपीज़ में 10,000 बुक्स सुनने का आपके लिए उपलब्ध है मौका। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि वेरीफाइड है अंकित अवस्थी सर के नाम से, और GK बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से। धन्यवाद।